वेलकम टू लॉ स्कूल। आई एम सृष्टि। आज के इस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइए देख लेते हैं उसके कौन कौन से क्लॉजेस हमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इज आर्टिकल 16 टॉक्स अबाउट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसमें 6 क्लॉजेस हैं और 2 क्लॉजेस अमेंडमेंट से भी ऐड हुए हैं। तो सबसे पहले 16 क्लॉज 1 which lays down the general rule। 16 क्लॉज 2 में prohibitions दी हुई है, वो डिस्कस करेंगे हम लोग। 16 क्लॉज 3 talks about residence can be ground of reservation of post, उसको देखेंगे। 16(4) में दिया हुआ है कि reservation of backward classes, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है 16(4)(a) जिसमें जो अमेंडमेंट से ऐड हुआ है 77th अमेंडमेंट से। 16(4)(a) में 77th अमेंडमेंट हुआ है which provides for reservation and promotion। फिर फर्दर एक और अमेंडमेंट ऐड हुआ था इसमें 85 अमेंडमेंट से कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का प्रोविजन ऐड हुआ था 16(4)(a). नेक्स्ट 16(4)(b) ऐड हुआ है 81st अमेंडमेंट से, इट टॉक्स अबाउट कैरी फॉरवर्ड। फिर 16 क्लॉज 5 हम लोग डिस्कस करेंगे और लास्ट 16 क्लॉज 6 which was added by recent 103rd amendment 2018 में ये ऐड हुआ है which talks about reservation 10% reservation for economically weaker section of society। तो सबसे हम लोग पहले डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन टू आर्टिकल 16। अभी तक हम लोग ने आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने देखा था कि टॉक्स अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी इन जनरल और 15 से 18 उसके स्पेसिफिक एप्लीकेशन एंड स्पेसिफिक इंस्टेंसेस हैं। ऐसे ही आर्टिकल 14 लेज डाउन द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी इन जनरल और आर्टिकल 16 जो है उसका एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन है। अगर हम लोग आर्टिकल 16 को कंपेयर करें 14 और 15 से तो 16 का जो स्कोप है वो बहुत नैरो है क्योंकि 16 सिर्फ इक्वालिटी की बात कर रहा है किस सेक्टर में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी होनी चाहिए। तो 14 जहाँ तो बात करता है कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी इन जनरल, 15 ने कहा कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, पर 16 सिर्फ कहाँ डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट कर रहा है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। तो 16 का जो स्कोप है वो इन दोनों से 14 और 15 से बहुत नैरो है। ये हम लोग ने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया आर्टिकल 16 का। हम लोग 16 क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 में तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 16 क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2। अगर क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 की हम लोग कंबाइंड रीडिंग करते हैं तो इट गोज ऑन लाइक दिस। Article 16 clause 1 lays down the general rule of equality of opportunity in matters of employment and Article 16 clause 2 it lays down the rules of prohibition। तो 16 clause 1 क्या कहता है? It talks about the concept of equality of opportunity or appointment under the state और it state further states that no citizen, तो यहाँ citizen word use हुआ, इसका मतलब 16 is available only to citizens। It says that no citizen can be discriminated against or be ineligible for any employment or office under the state on the following grounds। अब इसमें कुछ ग्राउंड्स दिए हम लोग ने आर्टिकल 15 की वीडियो में डिस्कस करा कि 5 ग्राउंड्स मेंशन है। वो 5 ग्राउंड्स यहाँ मेंशन है, यहाँ 2 एडिशनल ग्राउंड्स भी मेंशन है, रेजिडेंस एंड डिसेंट। तो इन ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंस एंड रेजिडेंस। अब हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में दोनों क्लॉजेस को पढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोग ने डिस्कस करा 16 क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2। क्लॉज 1 मैंने बताया कि जनरल रूल दैट प्रोवाइड्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट अंडर एनी पोस्ट अंडर द स्टेट। तो ये 16 क्लॉज 1 में जनरल रूल लेट डाउन है और 16 क्लॉज 1 से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पढ़ लेते हैं। प्रिस्क्रिप्शन ऑफ क्वालिफिकेशन एंड सिलेक्टेड टेस्ट। तो इसमें ले डाउन किया गया कि आर्टिकल 16 डज नॉट प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम प्रिस्क्राइबिंग द रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस एज वेल एज सिलेक्टेड टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज। तो अगर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है सर्टेन क्वालिफिकेशंस या फिर कोई सिलेक्टेड टेस्ट प्रिस्क्राइब करती है तो वो आर्टिकल 16 के अगेंस्ट नहीं जाता है। इससे रिलेटेड एक केस जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, पांडुरंग राव वर्सेस आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके फैक्ट्स और क्या जजमेंट आया था वो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। पांडुरंगा राव वर्सेस आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का ये केस है। इस केस के फैक्ट्स देख लेते हैं। इस केस में पेटिशनर was a lawyer in some district of Andhra Pradesh and he applied for the post of district munsif
ही वॉज क्वालिफाइड इन ईच एंड एवरी रिस्पेक्ट, बट उनका एप्लीकेशन स्टेट गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि ही वॉज नॉट प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट इन आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। तो स्टेट गवर्नमेंट ने उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया और इसी को चैलेंज करते हुए ही अप्रोच्ड द हाई कोर्ट। वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने कंटेंट करा कि उनका एप्लीकेशन इसीलिए रिजेक्ट कर दिया गया है बिकॉज वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में एज एन एडवोकेट वर्क नहीं कर रहे हैं और इसी वजह से उनको वहाँ के लोकल लॉज की नॉलेज नहीं होगी। In this case, Supreme Court rejected the contentions of state government and further जो notification state government ने रिलीज करी थी उसको भी Supreme Court ने unconstitutional कह दिया। Supreme Court ने इस केस में कहा कि petitioner के application को reject state government नहीं कर सकती है because there is no reasonable nexus between the qualification and the alleged object that he should have the knowledge of local laws. Further, Supreme Court ने ये कहा कि under Article 16, the state government can prescribe minimum educational qualification. अब हम लोग देखते हैं जो फ्रेज यूज हुआ है आर्टिकल 16 क्लॉज 1 में मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट, उसका क्या इंटरप्रिटेशन। तो द फ्रेज यूज मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट, इसका मतलब है कि द राइट गिवन अंडर 16 क्लॉज 1 इज अवेलेबल not only in the initial matters of appointment but ये subsequent matters में भी available है। For example, subsequent to appointment जैसे सैलरीज में या फिर प्रमोशन जो आगे होते हैं या फिर टर्मिनेशन, मैटर्स रिलेटेड टर्मिनेशन, इन सब में भी 16 का बेनिफिट मिलेगा। तो मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट कैन बी कंस्ट्रूड एज दैट 16 is not confined to initial matters but it will apply to matters subsequent to appointment as well। इसको ले डाउन किया गया था इन द केस ऑफ जनरल मैनेजर सदर्न रेलवेज वर्सेस रंगाचारी के केस। अब हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट क्लॉज आर्टिकल 16 क्लॉज 3। आर्टिकल 16 क्लॉज 3 प्रोवाइड्स दैट रेजिडेंस कैन बी ग्राउंड फॉर रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट। तो अभी तक हम लोग ने देखा कि आर्टिकल 16 क्लॉज 2 जो है इट लेज डाउन ग्राउंड्स ऑफ प्रोहिबिशन। यहाँ पर 7 ग्राउंड्स प्रोवाइड किए गए हैं जिसमें से रेजिडेंस भी एक ग्राउंड है। इसका मतलब है कि 16 क्लॉज 3 कहता है कि रेजिडेंस के ग्राउंड में भी रिजर्वेशन ले डाउन कर सकते हैं, जबकि 16 क्लॉज 2 इसके लिए मना कर रहा है। तो सिंपली इससे ये हम लोग डिड्यूस कर सकते हैं 16 क्लॉज 3 इज एन एक्सेप्शन टू 16 क्लॉज 2। 16 क्लॉज 3 कहता है इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू रेगुलेट बाय लॉ द एक्सटेंट टू व्हिच इट वुड बी परमिसिबल फॉर द स्टेट टू डिपार्ट फ्रॉम द अबव प्रिंसिपल्स। इसमें पार्लियामेंट लॉ बना के इट कैन प्रोवाइड रिजर्वेशन टू द सिटीजंस ऑन द ग्राउंड ऑफ रेजिडेंस and it can decide the extent to which it would deviate from the principle laid down 16(1) and 2। तो 16 clause 3 mainly talks about कि residence के basis पे कब reservation मिलेगा and it is an exception to the rule laid down or the general rule laid down in 16(1) and 16(2). अब 16(4) देखते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्लॉज ऑफ आर्टिकल 16 दैट इज 16 क्लॉज 4। इट टॉक्स अबाउट रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। 16 क्लॉज 4 कहता है एंड इट एम्पावर्स द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट फॉर बैकवर्ड क्लासेस। अब ये वाला जो क्लॉज है वो अप्लाई करेगा ओनली 2 कंडीशंस आर फुलफिल्ड। पहली कंडीशन है दैट द क्लास ऑफ सिटीजन शुड बी बैकवर्ड, जिन सिटीजन्स के लिए हम लोग रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो बैकवर्ड होनी चाहिए। सेकेंड है दैट दिस बैकवर्ड क्लास इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विस ऑफ द स्टेट। पहला तो है वो लोग बैकवर्ड है और दूसरा दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विस ऑफ द स्टेट। ओनली इफ दीज 2 कंडीशंस आर फुलफिल्ड देन द स्टेट गवर्नमेंट विल मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर देम प्रोवाइडिंग रिजर्वेशंस टू देम। 16 क्लॉज 4 को अगर हम लोग रिलेट करें 16 क्लॉज 1 से जो जनरल प्रोविजन है तो 16 क्लॉज 4 इज नॉट एन एक्सेप्शन। अगर रिजर्वेशन 16 क्लॉज 4 में नहीं मिलता तो 16 क्लॉज 1 में ही मिल जाता। तो ये नहीं कहा जा सकता कि 16 क्लॉज 4 इज एन एक्सेप्शन टू दिस। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि 16 क्लॉज 4 इज नॉट एन एक्सेप्शन। ये NM थॉमस के केस में कहा गया था कि 16 क्लॉज 4 इज नॉट एन एक्सेप्शन टू द जनरल प्रोविजन लेड डाउन इन 16(1). दूसरा है कि 16 क्लॉज 4 इज एन इनेबलिंग प्रोविजन। इनेबलिंग प्रोविजन का मतलब है कि इट इनेबल्स द स्टेट गवर्नमेंट कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है फॉर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन टू बैकवर्ड क्लासेस। कोई ड्यूटी इम्पोज या ऑब्लिगेशन इम्पोज नहीं कर सकती है, इट इज ओनली एन इनेबलिंग प्रोविजन।
नेक्स्ट है कि 16 क्लॉज 4 इज इटसेल्फ नॉट अ फंडामेंटल राइट। ये अपने आप में कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन जाके कोर्ट में ये नहीं कह सकते कि हम बैकवर्ड क्लास में आते हैं तो यू आर ड्यूटी बाउंड टू मेक प्रोविजंस फॉर अस। कोई यहाँ ड्यूटी ऑब्लिगेशन नहीं है, बिकॉज इट इज मेड इन एवरी प्रोविजन एंड इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट्स इन इटसेल्फ एज इट वाज लेड डाउन इन द केस ऑफ मुकेश वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2020 का ये केस। इसमें कहा गया था कि 16 क्लॉज 4 इज नॉट एन फंडामेंटल राइट इन इटसेल्फ। अब अगर हम लोग एक टर्म डिस्कस करें कि बैकवर्ड जो यहाँ वर्ड यूज है इसका क्या मतलब है, तो हम लोग ने आर्टिकल 15 में पढ़ा था कि जो वर्ड वहां पर यूज था, फ्रेज जो यूज था, इट वाज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। और यहाँ पर यूज है सिर्फ बैकवर्ड, यहाँ पर सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस यूज नहीं है। तो ये जो वहां पर फ्रेज यूज हुआ था ये थोड़ा नैरो था, क्योंकि बैकवर्ड क्लासेस में सिर्फ सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और सिटीजन ही आ रहे थे। यहाँ जो 16 में यूज हुआ बैकवर्ड ये वाइडर है, इसमें बहुत ज्यादा लोग ऐसे जो सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड मिलेंगे वो भी इसमें इंक्लूड। अगर हम लोग कंपेयर करते हैं 15 क्लॉज 4 को 16 क्लॉज 4 से, तो 15 क्लॉज 4 इस संदर्भ में नैरो है क्योंकि इट टॉक्ड अबाउट ओनली सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन, बट 16 सिर्फ बैकवर्ड के बारे में बात करता है। तो इस सिचुएशन में 16 इज वाइडर। अब हम लोग आर्टिकल 16 के आगे की क्लॉज देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन से अमेंडमेंट्स हैं इनको ऐड किया गया है। 16(4)A में दो अमेंडमेंट हुए हैं, 77th अमेंडमेंट, 85th अमेंडमेंट। 16(4)B जो ऐड हुआ है वो 81st अमेंडमेंट से ऐड हुआ है एंड 16(6) अभी रिसेंट 103rd अमेंडमेंट से। अब 16(4)A जो ऐड हुआ है 77th अमेंडमेंट से, इट टॉक्स अबाउट रिजर्वेशन इन प्रमोशन। प्रमोशन में भी रिजर्वेशन का प्रोविजन दिया गया है अंडर दिस क्लॉज। और ये जो क्लॉज ऐड हुआ था इट वाज एडेड टू ऑफसेट द डिसीजन ऑफ द केस इन इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इंदिरा सोनी के केस में अब हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें कोर्ट ने कहा था कि देयर कैन नॉट बी एनी रिजर्वेशन इन प्रमोशन। इसी को ऑफसेट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये नया क्लॉज ऐड करा 77th अमेंडमेंट से, जिसमें गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर दिया फॉर रिजर्वेशन इन प्रमोशन। फिर नेक्स्ट जो 85th अमेंडमेंट से प्रोविजन ऐड हुआ है 16(4)A में ही, इट टॉक्स अबाउट कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। इससे रिलेटेड अभी हम लोग दो केस डिस्कस करेंगे, वीरपाल सिंह का और जगदीश लाल का केस। नेक्स्ट आता है 16(4)B, इट वाज एडेड बाय अमेंडमेंट 81st अमेंडमेंट से ऐड हुआ है। कैरी फॉरवर्ड रूल के बारे में बात करता है, ये क्या रूल है, कौन से केसेस इसमें इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। और लास्ट है 16(6) जो 103rd अमेंडमेंट से टॉक्स अबाउट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के जो रिजर्वेशन होता है। अब ये टर्म्स रिजर्वेशन, प्रमोशन, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी, कैरी फॉरवर्ड रूल, इन सब का क्या मतलब है और इसको समझना कैसे है, प्लस केसेस अब हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आर्टिकल 16(4)A which was added by 77th amendment providing for reservation promotion। अब वो कैसे आया, तो सबसे पहले इंदिरा सोनी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व करा कि द रिजर्वेशन इज कंटेम्पलेटेड अंडर सेक्शन 16 क्लॉज 4, इट इज लिमिटेड ओनली टू इनिशियल अपॉइंटमेंट। इनिशियल स्टेज पे ही रिजर्वेशन की बात करता है, सब्सिक्वेंट स्टेज पे ये रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात नहीं करता। तो जैसे इनिशियल अपॉइंटमेंट होता है वहीं पर 16 क्लॉज 4 में रिजर्वेशन मिलेगा, बट प्रमोशन में कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। ये इंदिरा सोनी के केस में कहा गया। इंदिरा सोनी के केस के डिसीजन को ऑफसेट करने के लिए फिर गवर्नमेंट ने लाया 77th अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट से नया क्लॉज जुड़ा आर्टिकल 16 में, विच वाज क्लॉज 4A। और क्लॉज 4A it empowers the state government to make special provisions for the reservation in matters of promotion for SC and ST if they are in the opinion of the state government not adequately represented in the services of the state। तो 4A जो ऐड हुआ, it provides for reservation promotion for SC and ST अगर वो लोग adequately represent नहीं हुए हैं in the services of the state। इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो प्रोविजन है रिजर्वेशन प्रमोशन का, इट इज अवेलेबल ओनली टू SC ST एंड नॉट टू OBC। तो ये जो पूरा है रिजर्वेशन एंड प्रमोशन का प्रोविजन है। सबसे पहले फिर से एक बार रिवाइज करने के लिए अगर देखें तो इंदिरा सोनी के केस में कहा गया कि रिजर्वेशन प्रमोशन की
की बात नहीं करता है 16 क्लॉज 4, इट टॉक्स ओनली अबाउट रिजर्वेशन एट इनिशियल स्टेजेस। इसी को ऑफसेट करने के लिए 37th अमेंडमेंट लाई गवर्नमेंट, जिससे रिजर्वेशन इन प्रमोशन का प्रोविजन ऐड किया गया अंडर आर्टिकल 16, और सिर्फ SC/ST को ये मिलेगा इफ दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विसेज ऑफ द स्टेट। अब हम लोग देख रहे हैं कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी क्या होता है। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी क्या होता है, उसको कैसे समझे, इसमें क्या केसेस हैं। तो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का जो प्रोविजन है वो ऐड हुआ था 85th अमेंडमेंट से, आर्टिकल 16(4)A में ये ऐड किया गया था। इसके पहले क्या डेवलपमेंट्स हुए थे, क्या केसेस में हेल्प किया था सुप्रीम कोर्ट ने, जिसकी वजह से ये प्रोविजन ऐड करना पड़ा, वो हम लोग इसका बैकग्राउंड समझते हैं। सबसे पहले हम लोग केस देख रहे हैं, वो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज बी पास सिंगल केस। इस केस में कहा गया कि अगर रिजर्व कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट का पहले प्रमोशन हो रहा है और बाद में जनरल कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट का प्रमोशन हो रहा है, तो सीनियरिटी को कैसे डिटरमाइन करेंगे हम लोग। तो सीनियरिटी को डिटरमाइन करने के लिए उन्होंने क्राइटेरिया रखा कि सीनियरिटी विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द पैनल पोजीशन। पैनल पोजीशन का क्या मतलब है? पैनल पोजीशन मींस देयर एक्चुअल रैंक ड्यूरिंग अपॉइंटमेंट। जिसकी रैंक ज़्यादा होगी उसको सीनियरिटी मिल जाएगी आफ्टर प्रमोशन। तो इसको इस डायग्राम से समझते हैं हम लोग। ये इनिशियल अपॉइंटमेंट हुआ इन दोनों कैंडिडेट्स का। ये कैंडिडेट ए है जो कि रिजर्व कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट है, इनकी 10th रैंक आई। ये दूसरा कैंडिडेट है कैंडिडेट बी, जनरल कैटेगरी का है, इसकी फर्स्ट रैंक आई। अब जब प्रमोशन की बात होती है, फॉर एग्जाम्पल 2020 में प्रमोशन आया कि 10 सीट्स में प्रमोशन होना है, तो ए जो है रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है तो उसको बेनिफिट मिलेगा रिजर्वेशन और प्रमोशन का। तो से ए का प्रमोशन हो जाता है 2020 में, तो ए गेट्स प्रमोटेड। ये जो प्रमोशन की सीट्स आई 10 सीट्स में ए का प्रमोशन हो जाता है बिकॉज ही इज गेटिंग द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन एंड प्रमोशन, और 2020 में ए का प्रमोशन हो गया और ए पहुंच गया ऊपर, ठीक है। बट बी का प्रमोशन नहीं हुआ, दो ही वाज फर्स्ट रैंक होल्डर, बट वो जनरल कैटेगरी के थे तो उनको बेनिफिट नहीं मिला रिजर्वेशन और प्रमोशन का। अब बी का प्रमोशन, अगले साल फिर से प्रमोशन की सीट्स आई, वैकेंसी आई, तो बी का प्रमोशन हुआ जाकर 2021 में बी। अब सिचुएशन यहाँ अराइज करती है, डिस्प्यूट यहाँ अराइज करता है कि किसको हम लोग सीनियरिटी देंगे, क्योंकि बी फर्स्ट रैंक होल्डर था बट उसका प्रमोशन बाद में हुआ। ए का प्रमोशन पहले हो गया जबकि वो 10th रैंक होल्डर था। ए का प्रमोशन पहले इसलिए हो गया क्योंकि उनको रिजर्वेशन प्रमोशन मिलती है। यहाँ पर सिचुएशन कॉम्प्लिकेट हो जाती है कि सीनियरिटी किसको देनी है। तो वीर पासी की केस में कहा गया कि सीनियरिटी विल बी डिटरमाइंड बाय द पैनल पोजीशन ऑफ द एक्चुअल रैंक ड्यूरिंग अपॉइंटमेंट। एक्चुअल रैंक जिसकी ज्यादा है उसको सीनियरिटी दी जाएगी, उसको सीनियर माना जाएगा। तो एक्चुअल रैंक हम लोग यहाँ देख रहे हैं जनरल कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट बी की है, बी की फर्स्ट रैंक है, बी को यहाँ पर सीनियर माना जाएगा। एज पर दिस केस वीर पाल सिंह के केस को बी को यहाँ सीनियर माना जाएगा क्योंकि उनकी रैंक ज्यादा है। ये वीर पाल सिंह के केस में आ गया। नेक्स्ट केस जो आया वो जगदीश लाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का केस था। इस केस में कहा गया कि इन द रिजर्व कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट इज प्रमोटेड अर्लियर देन द जनरल कैटेगरी, देन द सीनियरिटी इन न्यू cadre will be from the date of joining on promotion। इस केस में कहा गया कि जिसकी ज्यादा रैंक होगी उसको सीनियरिटी दे दी जाएगी। इस केस में कहा गया कि सीनियरिटी विल बी डिटरमाइंड फ्रॉम द डेट ऑफ द जॉइनिंग ऑन प्रमोशन। इसको समझते हैं इसमें क्या कहा गया। सेम सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं, ए रिजर्व कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट है, इनकी 10th रैंक आई थी। बी जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है, इसकी फर्स्ट रैंक आई। ए को रिजर्वेशन में प्रमोशन मिला तो ए का प्रमोशन हो गया 2020 में, ए पहुंच गया प्रमोशन से ऊपर। बी को रिजर्वेशन प्रमोशन नहीं मिला और सब्सिक्वेंटली जब नेक्स्ट ईयर में वैकेंसी आई प्रमोशन की तो बी को 2021 में जाके प्रमोट किया गया। 2021 में बी प्रमोशन किया गया। इस केस में बी को सीनियरिटी दी जा रही थी क्योंकि कहा गया जिसकी रैंक ज्यादा है उसको सीनियरिटी दी जाएगी। बट जगदीश लाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के केस में कहा गया कि दिस केस वाज रॉन्गली डिसाइडेड, इनकरेक्टली डिसाइडेड, और सीनियरिटी दी जाएगी फ्रॉम द डेट ऑफ जॉइनिंग फॉर प्रमोशन। जिसने पहले ज्वाइन किया है प्रमोट होकर उसको सीनियरिटी दी जाएगी, ना कि उसको जिसकी रैंक ज्यादा थी। तो यहाँ पर रैंक ज्यादा वाले को दी जा रही थी और यहाँ पर कहा गया कि जिसने पहले ज्वाइनिंग की है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग जिसकी पहले है, इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग पहले है प्रमोट होने के बाद, ये प्रमोट हो गया 2020 में, इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग पहले थी तो ए को सीनियरिटी यहाँ दी जाएगी, ना कि बी को, क्योंकि इनका ज्वाइनिंग लेट हुई थी, 1 साल बाद हुई। तो ये वाला जगदीश
लाल के केस में कहा गया ये चीज़। फिर जगदीश लाल के केस के बाद सब्सिक्वेंटली गवर्नमेंट एडेड आर्टिकल 16 क्लॉज 4A में कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का प्रोविजन ऐड कर दिया गया 85th अमेंडमेंट से, और ये वाली पोजीशन जो जगदीश लाल के केस में थी उसको ही अफर्म किया गया, और ये जो सिचुएशन थी इसको रिजेक्ट कर दिया गया और कहा गया कि जगदीश लाल का केस जो सीनियरिटी का प्रोविजन ले डाउन किया गया है वही कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी में आएगा। और अब जो डेट ऑफ जॉइनिंग जिसकी पहले हुई प्रमोशन की उन्हीं को कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी दी जाएगी। हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग पढ़ने जा रहे हैं अंडर आर्टिकल 16 जो है कैरी फॉरवर्ड का रूल। अब ये कैरी फॉरवर्ड का रूल क्या होता है और कैसे ये 81st अमेंडमेंट के द्वारा 14B में ऐड हुआ ये प्रोविजन, वो हम लोग इसकी हिस्ट्री या फिर बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कैरी फॉरवर्ड रूल का क्या मतलब है। कैरी फॉरवर्ड का रूल यही है कि पिछले साल की जो अनफिल्ड वैकेंसीज रह गई हैं वो नेक्स्ट ईयर जो फ्रेश वैकेंसी आती है उसमें ऐड हो जाती है। अब एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन इधर ये है कि जो रिजर्वेशन है सिर्फ 50% ही मिलेगा, मतलब जितनी टोटल सीट्स हैं उनका सिर्फ 50% या आधी सीट्स ही रिजर्व कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट में रिजर्व रहेंगी और बाकी जो है आधी वो जनरल कैटेगरी के लिए रहेंगी। ये कोर्ट ने ले डाउन किया है रूल। जब ये पिछले साल की वैकेंसी आगे फ्रेश वैकेंसी में ऐड हो जाती है तो ये जो 50% की सीलिंग है वो ब्रीच हो जाती है। इसको अभी हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं। तो हम लोग इस एग्जाम्पल से कैरी फॉरवर्ड रूल को समझते हैं। 2020 में एक पर्टिकुलर पोस्ट में 100 सीट्स थी। अब इन 100 सीट्स में सिर्फ 50% ही रिजर्व कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स को दे सकते हैं। मीन्स हाफ सीट्स जो इसके हैं वो रिजर्व कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स को मिलेंगे, हाफ जो है वो जनरल को मिलेंगी। तो इफ वी टेक आउट 50% ऑफ दीज 100 सीट तो 50 सीट्स will be available for reserve category of candidates। अब इसमें से शेड्यूल कास्ट की 15 सीट्स थी, SC ST की 7 सीट्स, OBC की 27 सीट्स थी 50 सीट्स में। अब क्या होता है कि SC की ये 15 सीट्स में रिजर्व सीट्स में 10 सीट जो रह गए वो अनफिल्ड रह गए, इनमें कोई एडमिशन या फिर अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। तो इन 10 सीट्स में कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुआ तो ये जो 10 सीट्स हैं ये बैकलॉग सीट्स हो गए, वो बैकलॉग सीट्स करके ये अनफिल्ड रह गए। दीज 10 सीट्स ऑफ SC विल बी कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। अब नेक्स्ट ईयर आता है 2021, ये 10 सीट जो है यहाँ पर बैकलॉग के तरह ऐड हो गई। अब 2021 में पर्टिकुलर पोस्ट में 90 सीट्स अवेलेबल थी। अब इन 90 सीट्स का भी आधा ही रिजर्व कैटेगरी और कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल रहेगा। 90 सीट्स का अगर हाफ हम लोग निकालें तो 45 सीट्स इन लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे, 45 सीट्स जनरल कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स के लिए। अब ये जो 10 पिछले साल की सीट्स आई हैं वो SC में ऐड हो जाएंगी। SC की 15 ऑलरेडी थी इस साल के और उसमें 10 और ऐड हो गए तो 25 हो गए। ST की 7 ही, OBC की 27 है। अब पिछले साल तो SC की 15 सीट्स थी बट अब पिछले साल की ऐड होकर ये 25 सीट्स हो गए। 25 सीट्स में जब रिजर्वेशन मिला तो 23 सीट्स SC के लिए रहे, 6 सीट इन लोग के लिए और OBC के लिए 24 सीट। अब जब इन तीनों को ऐड करते हैं हम लोग तो ये 53 सीट्स निकलती है, क्योंकि पिछले साल की 10 सीट भी इनमें एडेड थी तो ये 53 सीट्स हो जाती हैं, जो कि एक्सीड कर रहा है 45 से। होनी चाहिए थी 45 के अंदर बट पिछले साल के ऐड होने की वजह से ये 53 सीट हो गई, विच इज रीचिंग द 50% सीलिंग। यहाँ पर ही प्रॉब्लम अराइज हुई और वेरियस केस लॉज हम लोग देखते हैं। तो जब 50% की सीलिंग यहाँ रीच हो जाती है तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम अराइज हो जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ 50% रिजर्वेशन हो, जब कैरी फॉरवर्ड आती है तो इसका 50% का रूल ब्रीच हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग डिसीजन दिया। टी देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कैरी फॉरवर्ड का रूल। फर्दर एक केस आया अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ रेलवे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैरी फॉरवर्ड का रूल तो वैलिड है। फर्दर कहा कि द रिजर्वेशन कैन आल्सो एक्सीड 50% सीलिंग। अगले साल की जो वैकेंसी पिछले साल की जो फ्रेश वैकेंसीज में ऐड हो जाती है, अगर इफ दे आर रीचिंग 50% सीलिंग तो वो भी सही है, क्योंकि जो 50% सीलिंग का जो ये है इट इज अ रूल ऑफ मेयर कॉशन। ये
50% सीलिंग। नेक्स्ट केस आया इंदिरा सावनी का। इंदिरा सावनी के केस में भी इस रूल को तो वैलिड कहा गया कि आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं पिछले साल की अनफिल्ड वैकेंसी, बट ये जो 50% का सीलिंग लिखा है, रूल ले डाउन किया गया है, इसको एक्सीड नहीं कर सकते। ये इंदिरा सावनी के केस में कहा गया। अब इंदिरा सावनी के केस के बाद जिसमें कहा गया कि कैरी फॉरवर्ड रूल इज वैलिड बट द सीलिंग ऑफ 50% रिजर्वेशन कैन नॉट बी ब्रीच्ड। इस केस के बाद ही अमेंडमेंट आया 81st अमेंडमेंट, जिसमें 4B ऐड किया गया 16 में। इसमें कहा गया कि इट इनेबल्ड द स्टेट टू कैरी फॉरवर्ड रिजर्व वैकेंसी नॉटविथस्टैंडिंग 50% सीलिंग। 50% सीलिंग है भी, तब भी कैरी फॉरवर्ड को वैलिड माना गया और कहा गया कि पिछले साल की जो अनफिल्ड रिजर्व वैकेंसी है उनको नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। बट इसमें ये कहा गया कि द कैलकुलेशन ऑफ 50% विल बी ऑन फ्रेश वैकेंसीज एंड बैकलॉग विल बी टेकन सेपरेटली। जो फ्रेश वैकेंसीज उस साल की है, फॉर एग्जांपल उस साल में सिर्फ 90 फ्रेश वैकेंसी थी, तो जो रिजर्वेशन कैलकुलेट किया जाएगा उन 90 वैकेंसी पर ही किया जाएगा। और जो पिछले साल की 10 वैकेंसीज बैकलॉग थी जो कैरी फॉरवर्ड होकर आएंगी, उनको इसमें फ्रेश में ऐड नहीं किया जाएगा। उन 10 वैकेंसी को सेपरेटली ट्रीट किया जाएगा, उनपे विल बी टेकन सेपरेट और उसमें सेपरेट रिजर्वेशन मिलेगा। अगर रूल ऐड नहीं करेंगे तो 50% की सीलिंग भी रीच नहीं होगी। तो ये रूल ले डाउन किया गया अंडर 16(4)B। अब हम लोग देख लेते हैं कि आफ्टर 81st अमेंडमेंट जब 4B ऐड हो गया है तो 4B के बाद क्या सिचुएशन है कैरी फॉरवर्ड रूल की। तो हम लोग ने पहले जैसे एग्जाम्पल में देखा था कि 2020 में 100 सीट्स थी, सिर्फ हाफ सीट्स यानी कि 50 सीट में रिजर्वेशन मिल रहा था, बट SC की 15 सीट में से 10 सीट अनफिल्ड रह गई थी। ये 10 सीट जो है दे वर कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। अब यहाँ पर अब हम लोग देख रहे हैं कि जो प्रोविजन दिया हुआ है 4B में क्या कहा गया है कैरी फॉरवर्ड। 4B में कहा गया है कि जो 10 सीट बैकलॉग वैकेंसीज जो पिछले साल की आती हैं they will be taken separately and they will not be added to the fresh vacancy. Fresh vacancy इस साल की 90 सीट्स है, इन 90 सीट्स का हाफ लेंगे दैट इज 45 सीट। इन 45 सीट्स पे ये रिजर्वेशन दिया जाएगा। इन 45 सीट्स में 10 बैकलॉग जो पिछले साल की आई उसको ऐड नहीं किया जाएगा, इसको इट विल बी टेकन सेपरेटली और इसमें सेपरेट रिजर्वेशन मिलेगा। और इसी की वजह से 50% जो सीलिंग है वो भी रीच नहीं होगी, क्योंकि रिजर्वेशन सिर्फ 45 सीट्स में ही मिल रहा है। 45 से ज़्यादा एक्सीडिंग सीट्स में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। पिछले साल की जो बैकलॉग है वो ऐड नहीं होगी। तो दिस इज द प्रेजेंट सिचुएशन। Article 16 Clause 5 provides that religious qualification can be prescribed for incumbent of religious institution. इसका मतलब है कि the persons who are appointed for holding a particular religious institution, उनके appointment के लिए भी particular religious qualifications को state government prescribe कर सकती है and किसी particular religion के लोगों के लिए ही वो religious office withhold किया जा सकता है। सेकेंडली 16 Clause 5 जो है वो एक्सेप्शन है टू द जनरल रूल लेड डाउन इन 16(1) एंड 16(2). 16(2) में वन ऑफ द ग्राउंड मेंशन्ड है फॉर प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसमें से रिलीजन भी एक ग्राउंड है। एंड सिंस रिलीजन एक ग्राउंड है तो यहाँ पर 16 Clause 5 में रिलीजन पे ही प्रोहिबिट कर रहा है, रिलीजन पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। दैट इज़ वाई 16 Clause 5 इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन। लास्ट क्लॉज है 16 में is 16 Clause 6 which was added by 103rd Amendment in 2018. It provides for reservation to people from economically weaker section of the society. इसमें SC, ST और OBC इंक्लूड नहीं होंगे। फर्दर इसमें सिर्फ 10% की सीलिंग सेट की गई है, मीन्स सिर्फ 10% ही रिजर्वेशन मिलेगा टू EWS। नेक्स्ट इसमें एक एक्सप्लेनेशन भी ऐड है विच लेज डाउन द बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग इकोनॉमिक वीकनेस, कि इकोनॉमिक वीकनेस किन फैक्टर्स पे डिटरमाइन करेंगे हम लोग। तो इट शुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली इनकम एंड अदर इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डिसएडवांटेज। So this was all for today. I will see you in next class with another topic related to law. Thank you so much for watching.